यहाँ के दर्शकों के साथ रूबरू हो रहे हैं हमारे दो एक्सपर्ट्स, एक्सिस सिक्योरिटीज़ के एमडी और सीईओ और योगी ऑन दलाल स्ट्रीट के लेखक अरुण ठुकराल है हमारे साथ, और मुनीश सबरवाल साहब जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और नॉर्थ जोन के हेड हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड के। अब आपके सवालों के जवाब लेने का वक्त है। चलिए पहली कतार से शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरा सवाल म्यूचुअल फंड से है। जैसे अभी म्यूचुअल फंड में कई कंपनीज़ में पैसा लगाते हैं, डेट फंड में या इक्विटी फंड में, उसमें जो रिसर्च टीम आपकी है वो पूरी रिसर्च करती है, या जो आप रेटिंग एजेंसीज़ हैं उनकी रिसर्च किए हुए हिसाब से आप पब्लिक का पैसा डेट फंड में या इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हैं? जैसे इन्होंने बोला एसबीआई म्यूचुअल फंड जो इंटरनल, जैसे मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा AAA रेटेड कंपनीज़ हैं। हमारा अपनी क्रेडिट टीम है जो दैट इज़ अ फर्स्ट पैरामीटर, जो AAA रेटिंग है, जो क्रेडिट रेटिंग ने दी है। उसके बाद हमारी अपनी क्रेडिट टीम्स हैं जो उनको एनालिसिस करती है कि उनके कैश फ्लो और फंड फ्लोज की और उसकी बैलेंस शीट को स्टडी करती है, वेदर दी कंपनी अपने टाइम पे ऑब्लिगेशंस को पे करने की इसकी कैपेबिलिटी है या नहीं है, उसमें लीवरेज कितना है, ऑपरेटिंग लीवरेज कितना है, फाइनेंशियल लीवरेज कितना है, और सबको स्टडी करने के बाद देन वी डिसाइड कि किसी बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। सिर्फ हम आउटसाइड रिसर्च पे डिपेंडेंट नहीं हैं, हमारी अपनी भी इंटरनल रिस्क टीम है, हमारी अपनी भी इंटरनल क्रेडिट टीम है जो उनको एनालिसिस करती है। उसके बाद हम शॉर्टलिस्ट करते हैं कि इस बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। तो अभी हम रिसेंटली बिग बुल राकेश झुंझुनवाला को सुन रहे थे, वो एक कार्यक्रम में आए हुए थे और यही सवाल आया। तो उन्होंने बोला कि अमेरिका में घोटाले नहीं होते क्या? वहाँ पे ऐसी हाईली रेटेड कंपनीज बस नहीं हो जाती क्या? लीमन ब्रदर्स की रेटिंग अच्छी नहीं थी क्या? उसमें बहुत सारे बड़े बड़े निवेशकों ने पैसे नहीं लगाए थे? सबने लगाए थे। तो फाइनेंशियल मार्केट का ये स्वभाव है कि यहाँ पर आपके पास अगर 10 स्टॉक हैं तो आप ये मान के चलिए कि 10 में से कोई एक स्टॉक का भाव 0 भी हो सकता है। इसलिए आपको 10 शेयर रखने हैं, इसलिए आपके पास डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए, क्योंकि आपकी या किसी भी बड़े से बड़े इन्वेस्टर की, यहाँ तक कि सेबी की, किसी रेटिंग एजेंसी की भी लिमिट है। आखिर में रेटिंग एजेंसी भी जो उसके सामने बैलेंस शीट आती है उसी को मान के रेटिंग करेगी, वो खुद से तो हर कंपनी की बैलेंस शीट बनाने नहीं जा सकते। तो ये रिस्क है और इसको आपको डाइवर्सिफाई करके ही चलना होगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगला सवाल, हाँ जी उधर पीछे। आई हैव क्वेश्चन फॉर मिस्टर सबरवाल। यू सेड समथिंग अबाउट द GDP plus inflation. That is the criteria for the actual valuation of these mutual funds. Suppose the GDP is 5% and inflation goes to 25%, what it happens in the past governments, then how will calculate it? Kindly, I am confused how it is there. देखिए, अंडरलाइंग स्टॉक्स की जो बात करते हैं, अगर इन्फ्लेशन 20% है तो आपको जो गुड्स एंड सर्विसेज मिल रही है मार्केट से, उसकी इन्फ्लेशन भी वैसे ही होगी। अगर हम सपोज ब्रेड आज 20 रुपये की बिक रही है और अगले साल इन्फ्लेशन 20% की है और उसमें भी इन्फ्लेशन इनबिल्ट है, हाँ, तो 24 रुपये की अगले साल आपको वो ब्रेड मिलेगी आपको। तो कंपनीज की सेल्स में भी इन्फ्लेशन, जब कंपनी अपने सेल्स का डाटा दिखाती है उसमें भी वो इन्फ्लेशन इनबिल्ट है, वो भी उसकी ग्रोथ में विजिबल है। इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि GDP प्लस इन्फ्लेशन इरिस्पेक्टिव, हमारे आप पिछले 20 साल पहले की बात करते हैं, इन्फ्लेशन 15% तक इन्फ्लेशन गया था। उस वक्त फिक्स डिपॉजिट रेट भी 12% होते थे। इनफैक्ट दैट वाज नेगेटिव इंटरेस्ट रेट चल रहा था उस वक्त, रियल इंटरेस्ट रेट वाज नेगेटिव एट दैट। आज की डेट में इन्फ्लेशन 2.5-3% है और इंटरेस्ट रेट आपको 6.5-7% मिलता है। वेरी रेयर सिचुएशन जहाँ रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 3-4% पॉजिटिव है, बड़ी रेयर सिचुएशन है। तो मैंने बोला GDP प्लस इन्फ्लेशन इरिस्पेक्टिव, चाहे GDP ज़्यादा हो चाहे इन्फ्लेशन ज़्यादा हो, वो आपको रिटर्न ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम मिलेगा। उसमें इक्विटी मार्केट में कोई इशू नहीं। और ये आप हर महीने कैलकुलेट मत कीजिएगा। यस, ये मेगा ट्रेंड है, ओवर टाइम कैलकुलेट करने वाली चीज़ होती है। तो जिस दिन क्राइसिस हो जाएगी हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से और इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ेंगे और मार्केट एक बार क्रैश भी होगा, फिर वहाँ पे लीजिएगा, उसके बाद उससे भी ज़्यादा बेहतर रिटर्न मिलेगा आपको। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बात बिल्कुल साफ है, पूरा देश अगर 13% से ग्रो कर रहा है GDP प्लस इन्फ्लेशन, तो जो अच्छी कंपनी है वो 14-15 से ग्रो कर लेगी। उसकी मार्जिन थोड़ी और बढ़ गई तो शायद वो 16% प्रॉफिट ग्रोथ दिखा देगी। इससे ऊपर लगातार कोई नहीं दिखा सकता। किसी एक साल में 30% बढ़ सकता है, लेकिन लगातार जो बढ़ने वाला है 5 साल के दौरान, तो वो उसी रेट से बढ़ता है, इवेंचुअली एवरेज आउट हो जाता है। और आप देखिए, अभी जो ठुकराल साहब कुछ देर पहले आंकड़े बता रहे थे, तो हमारे देश में जब से NSE BSE के इंडेक्स का आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो पिछले 50 साल में 40 साल में 17% का ग्रोथ है। तो वो एनुअलाइज 17 ही आना है, वो ज़्यादा नहीं हो सकता जब तक कि हमारी
वो जो नॉमिनल ग्रोथ है इन्फ्लेशन प्लस जीडीपी वो बढ़ के अगर 20 हो गई तो फिर वो बढ़ेगा, अदरवाइज एवरेज आउट होगा। अगर एक साल 35 हुआ तो अगले साल 0 हो जाएगा या -5 हो जाएगा और उसको वो एवरेज कर देगा। फर्स्ट रो में मेरा सवाल जो है वो ये है कि लाइक जैसे 70 साल से वो सभी जितने भी जो इन्वेस्टमेंट्स की हम बात कर रहे हैं सबका जो बेस हमेशा से वो एडवाइज़र है। साइंस का एक क्वेश्चन भी था, तो अगली सर ने बात भी की थी पर बीच में लगता है वो मुझे उसका आंसर नहीं मिला कि भी एक अच्छा एडवाइज़र, सही एडवाइज़र कहाँ से और कैसे मिल सकता है और कैसे चुने, और क्या वो और जो जिसको चुने क्या वो वाकई वो कैसे सही हो सकता है, यही मेरा सवाल है। उसी के ऊपर सारी इन्वेस्टमेंट जो है। हाँ। आपके पास लोग कैसे पहुंचते हैं वो उसी तरह आपको राइट एडवाइज़र के पास पहुंचना है, क्योंकि एडवाइज़र आपकी वेल्थ को बढ़ा सकता है या कम कर सकता है, दोनों चीज़ें। क्योंकि हमने हिस्टोरिकली देखा है कि एक तरफ एडवाइज़र भगवान कृष्ण थे और दूसरी तरफ शकुनी मामा थे एडवाइज़र, और उनका क्या हुआ। तो इसलिए उन शकुनियों से बचिए आप, और ऐसे एडवाइज़र से जो आपके बारे में सोचे, जो आपके बारे में सोचे। दो तरह के एडवाइज़र हैं, एक है जो खुद के बारे में सोचते हैं, वो आपको वो प्रोडक्ट देंगे जिसमें उसे सबसे ज़्यादा कमीशन मिलता है, सबसे ज़्यादा उनके फॉरेन टूर हैं, वो प्रोडक्ट देंगे। दूसरे वो एडवाइज़र हैं जो आपके लिए सोचेंगे कि आपका पैसा कैसे बढ़ सकता है, वो अपनी ग्रोथ को आपकी ग्रोथ के साथ लिंक करेंगे कि अगर आपका पैसा बढ़ेगा तो उनके पास आपका पैसा बढ़ेगा, इसलिए उनका बिजनेस और बढ़ेगा। इसलिए राइट एडवाइज़र को चुनना वो एक दिन का काम नहीं है, 5 दिन का काम नहीं है। उसमें आप 5, 7, 10 लोगों से मिलेंगे, फिर उनसे कंपैरिजन करेंगे भी किसका क्या ऑब्जेक्टिव है, उसको स्टडी करेंगे, तो आपको लगेगा भी कौन से लिए आपका राइट एडवाइस दे सकता है। उसके लिए एक उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी नॉलेज, उसका एक्सपीरियंस, ये सब कुछ मैटर करे। एक और एग्जांपल देता हूँ, हम सब फैमिली वाले हैं, जैसे किसी को अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढना है या किसी को अपनी बहन के लिए वर ढूंढना है, तो आप कैसे ढूंढते हैं? जो इन्होंने बोला ऐसे ढूंढते हैं ना, उतनी प्रिकॉशन आप लीजिए। बस आप 10 लोगों से बात करते हैं, आप कुछ रेफरेंस निकालते हैं, उतनी अगर आपने समझदारी कर दी तो आपको एडवाइज़र अच्छा ही मिलेगा। देखिए, एक ही राय है, जो भी आपको एडवाइज़र बता रहे हैं आपको समझ में आ रही है क्या बात, वो समझिए। किसी ने आपको बोला कि 25% के रिटर्न दे दूंगा, तो उससे पूछे कि 25 कैसे दे दोगे भाई, जब हम हमेशा सुन रहे हैं सब कहते हैं कि 15-16% से ज़्यादा के रिटर्न नहीं आ सकते आपको, कहीं भी आप लगाओ, तो 25 कैसे आएगा? अगर आपको वो साबित कर सकता है, समझ में आ रही बात, तो ठीक है। जो इन्वेस्टमेंट आपको समझ में नहीं आ रहा वो मत कीजिए, वो फिर स्पीक एशिया हो जाएगा, वो शारदा चिट फंड हो जाएगा, वहाँ पे मत जाइए, क्योंकि सिर्फ वहीं पे आपको इस तरह के रिटर्न मिलते हैं। और जब जो आदमी आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न कमिट कर रहा है, वहाँ पे जो बाज़ार के दिग्गज हैं वो कह के गए हैं कि हो सकता है कि आपको 1 आध साल वो डिविडेंड या इंटरेस्ट मिल जाए, लेकिन आपका जो असल है, जो मुद्दल है, वो चला जाएगा। तो वो जो रिटर्न दे रहा है वो कभी आपके पैसे वापस लौटाएगा नहीं, वो सिर्फ ब्याज ही देगा 1 आध साल, शायद अगर आप किस्मत वाले हैं तो, और उसके बाद आपकी पूरी रकम लेके गायब हो सर को रखिए सलामत, सर सलामत तो पकड़ी 1000, ये बेहद ज़रूरी है। तो चलिए आके दर्शकों के सवालों के जवाब दे रहे हैं, और अगला सवाल इधर से लेते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो यंगस्टर्स हैं उनको किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब क्या अप्रोच उनको लेके चलना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, लाइक रिटायरमेंट लाइफ को प्लान करने तो अभी से, लाइक दे हैव 30 इयर्स, तो हाउ शुड दे प्लान देयर इन्वेस्टमेंट, किस तरह से इन्वेस्ट करें? आप जैसे लोगों के लिए ऑब्वियसली पहले तो जो एसेट एलोकेशन हम बोलते हैं कि जो लिक्विड फंड रखना है या मिनिमम आपका जो सर्वाइवल के लिए चाहिए, बाकी आपको मेजर पोर्टफोलियो जो है वो इक्विटी में डालना चाहिए। और इक्विटी में भी प्राइमरीली आप जो है वो मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ भी जा सकती हैं, बिकॉज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इनके आपके पास काफ़ी टाइम मिलेगा, आप सारे साइकिल देखेंगे जो ऊपर नीचे चढ़ा होगा, और कुछ आप अपने गोल से लिंक कर दीजिए। अगर आपको आगे कहीं पढ़ने जाना है, 4 साल के बाद आपको कहीं इंटरनेशनल कुछ डिग्री लेनी है तो उसके साथ कर लीजिए, और बाकी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका मैरिज रिस्पॉन्सिबिलिटी या वटेवर, कोई भी आपके जो गोल हैं उनके साथ आप इसको लिंक कर सकते हैं, और बाकी सारा पैसा आप इक्विटी में डाल दीजिए जो आपके रिटायरमेंट के लिए, और अब सही समय पर आप ये सोच रही है। 2 बातें यहाँ पे खास तौर पे हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग का तरीका आजकल बदल गया है। पहले सबको पता था, जो सब लोग नौकरी करते थे आमतौर पे सरकारी नौकरी, तो उनको पता था कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी। अब आपको खुद से अपनी पेंशन तैयार करनी है अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, और अगर आप अपना कारोबार कर रहे हैं, अपना रोज़गार कर रहे हैं, प्रोफेशनल हैं या बिजनेसमैन हैं, तो भी आपको अपनी पेंशन खुद से जमा करनी है अपने लाइफ टाइम के दौरान। दूसरी बात जो बदलाव हो गया है वो ये कि आप तय कर सकते हैं आप किस उम्र में रिटायर होंगे। अब लोग 60 की उम्र में रिटायर होने की नहीं सोचते, लोग 55, 50, 45 में भी रिटायर होने की सोचते हैं। तो अगर आपने जल्दी शुरुआत कर ली तो आप इतने पैसे सेव कर सकते हैं कि उसके बाद आप जल्दी से जल्दी रिटायर हो सकें। खासतौर पे महिलाएं आजकल जल्दी रिटायर होकर के फिर अपने घर परिवार पे और दूसरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फोकस करती हैं। अगला सवाल इधर से। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक सिक्योर्ड अपनी FD वगैरह हम जनरल कराते हैं,
और उसमें एक फिक्स रिटर्न मिलता है जो कि कुछ ईयर्स बाद उसी रुपए की वैल्यू का ही हमको रिटर्न देता है, और म्यूचुअल फंड में हमको कुछ ज़्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं जी। तो हम इसमें अपने लाइफ में किस तरह से रेशियो रखें कि इक्विलिब्रियम हमें बेनिफिट दे? अच्छा, मेरा जो फॉर्मूला है वो ऐसा है कि आपने तय कर लिया कि 70% मुझे इक्विटी फंड में रखना है और 30% डेट फंड में या एफडी में रखना है। तो साल भर के बाद आप उसको फिर से देखिए, अगर उस साल के दौरान इक्विटी में बहुत ज़्यादा रिटर्न आ गया होगा तो ऑटोमेटिकली आपका पोर्टफोलियो 85% इक्विटी हो गया और 15% ही डेट बचा। तो आप इक्विटी में से 15% निकाल के वो डेट में डाल दीजिए। जिस साल ख़राब होगा उस साल आपका इक्विटी का पोर्टफोलियो 50 हो गया और डेट भी 50 हो गया, उस साल आपको डेट में से 20% निकाल के इक्विटी में डालना है। तो ऑटोमेटिकली आप ख़राब मार्केट में एवरेजिंग कर रहे होंगे और अच्छे मार्केट में प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे, बिना दिमाग लगाए, बिना किसी एडवाइज़र से पूछे। ये पैसिव स्ट्रैटेजी इसको हम कहते हैं। ये एक तरीका हो सकता है। हमारे एक्सपर्ट्स के पास कोई दूसरा तरीका हो तो बताएंगे। नहीं, आई थिंक बहुत अच्छा जवाब दे दिया है, इसमें कुछ ऐड करने का है नहीं। मेरा सवाल अरुण सर से है। जैसे हम क्लाइंट्स की इन्वेस्टमेंट्स कराते हैं तो मोस्टली क्लाइंट ये भी कहते हैं कि सर मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट किया बट लॉन्ग टर्म में भी मुझे अच्छा रिटर्न नहीं मिला। जैसे आप कई स्टॉक्स लो, रिलायंस कैपिटल, सन फार्मा, मनपसंद बेवरेजेस, तो लॉन्ग टर्म में जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू आ जाता है कई कंपनीज़ के ऊपर, तो वो एक रिटेल इन्वेस्टर कैसे ट्रैक करे उन चीज़ों को? ये अच्छा सवाल है, क्योंकि अभी शायद प्रदीप जी ने बताया भी कि डाइवर्सिफिकेशन हमेशा करना चाहिए, और काफ़ी सारे स्टॉक्स जो पहले अच्छे लगते हैं बाद में पता लगता है कि वहाँ पे कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू आया जो कि पता नहीं होता है। ऑब्वियसली अगर पता होता तो कोई भी एडवाइज़र उसको रिकमेंड नहीं करता। सो देयर आर डेवलपमेंट्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एंड सारे रिसर्च एनालिस्ट किसी ना किसी रिपोर्ट के ऊपर काम करते हैं और काफ़ी ड्यू डिलीजेंस करते हैं। कुछ लोग जाके प्लांट भी विजिट करके आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो 100% वेरीफाई नहीं कर पाते। तो किसी ना किसी स्टॉक में लॉस जरूर होगा, और लॉस ऐसा भी हो सकता है कि वो ऑलमोस्ट जीरो के आसपास आ जाता है। बट अगर 10 में से 3 स्टॉक ऐसे हुए और 7 स्टॉक आपके ऊपर गए तो आई थिंक नेट रिटर्न आपका वही 16-17% आता है। बट व्हाट यू आर सेइंग इज़ राइट, आपका कुछ ना कुछ स्टॉक ऐसे रहेंगे। आपको बेसिक मिनिमम जो ड्यू डिलीजेंस करनी है वो तो करनी है, और कंटिन्यूसली इवेल्युएट करना है। अभी मुझे एक सज्जन बाहर मिले, उन्होंने कहा कि मैंने आरकॉम कई सालों से रखा हुआ है और अभी इतना हो गया है। तो ऐसे कई मौके थे जब आरकॉम को देखा जा सकता था, ऐसे ही बाकी स्टॉक के बारे में भी है। तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं अपना आंखें खुली रखनी है, कान खुले रखने हैं, और आसपास जिसे बोलते हैं ना पोर्टफोलियो रिव्यू भी करते रहना चाहिए, और कुछ कुछ जो टेल को कट करते रहना चाहिए। आई थिंक ये प्रिकॉशन आपको लेनी पड़ेगी। और सर जैसे रिसेंटली NBFC सेक्टर को लेकर काफ़ी इश्यूज़ आए हैं, बैंकिंग सेक्टर को लेकर काफ़ी इश्यूज़ आए हैं, तो आने वाले टाइम में बैंकिंग सेक्टर में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए NBFCs वगैरह में? नहीं, बैंकिंग सेक्टर में ओवरऑल इन्वेस्ट इसलिए करना चाहिए क्योंकि बैंकिंग इज़ द बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी अच्छा करने वाली है तो बैंकिंग सेक्टर अच्छा करेगा। और उसके अंदर भी जैसे कि एक्सेस सिक्योरिटीज़ में हम बात करते हैं कि प्राइवेट बैंक्स में हम ज़्यादा बुलिश हैं, और NBFCs में भी काफ़ी क्वालिटी NBFCs हैं जिनका ALM बहुत अच्छा है, जिनका एसेट लाइबिलिटी जिसको हम बोलते हैं वो बहुत अच्छा है, और बुक बहुत अच्छी है। तो उस हिसाब से तो इकोनॉमी ग्रो करेगी, तो आपको इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। और कोई ना कोई जो लिक्विडिटी क्राइसिस आया है, जैसे कि अगेन हमने सुना अभी कि हर जगह हर देश में ये कुछ ना कुछ होता रहेगा, तो उससे डर के आपको वो सेक्टर को बिल्कुल नहीं त्याग देना है, बल्कि उसका फ़ायदा उठाना है। तो इसी वॉलेटिलिटी में जाके अच्छी कंपनीज आपको ऐड कर देनी चाहिए। बिल्कुल। और एक ईमानदारी की बात मैं अगर आपको बताऊं तो आज की तारीख में आपके पास जितनी जानकारी उपलब्ध है, अगर आप सिर्फ CNBC आवाज़ देखते हैं मार्केट आवर्स के दौरान, सुबह शाम दिन में जो भी आपके फेवरेट प्रोग्राम है, घंटे 2 घंटे, आप बहुत आराम से समझ सकते हैं कि किस कंपनी में पैसा लगाना है। अगर आप फिर भी पैसे गंवा रहे हैं या कोई भी निवेशक पैसे गंवा रहा है तो उसकी वजह यह है कि वो ये सोचता है कि ये एक्सपर्ट तो बार बार यही स्टॉक बोलता है, इसको पता नहीं है, मैं तो वही लूँगा जो मुझे पता है। तो फिर आप खुद का रिस्क ले रहे हो। तो जो जिस स्टॉक पे सब कुछ अच्छा चल रहा है उसका मैनेजमेंट आके कहता है कि हमारी सब कुछ ठीक है, टेक्निकल एनालिस्ट कहते हैं कि इसका ट्रेंड मजबूत है, फंडामेंटल एनालिस्ट कहते हैं कि इसमें आगे अच्छा फ्यूचर है, तो आप वहाँ पैसे लगाएं। मुझे तो लगता है कि पैसे गंवाना बहुत मुश्किल है जिस तरह की जानकारी आज की तारीख में है। अच्छा, एक सवाल यहाँ से। हाँ जी सर, दो एवरीथिंग इज डिजिटल दीज डेज, हाउ रिस्की और फाइन इट इज टू इन्वेस्ट इन सम एंटरटेनमेंट और डिजिटल कंपनी? आई वांटेड टू आस्क यू दैट। देखिए, आप कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती हैं अगर कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, कंपनी की रेवेन्यू विजिबिलिटी है, आप जो काम कर रहे हैं उसकी डिमांड है। तो स्पेसिफिक एंटरटेनमेंट
डेफिनेटली अच्छा करेगा, क्योंकि इकोनॉमी ग्रो कर रही है। अगर इकोनॉमी ग्रो करती है तो जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड है वो बहुत बढ़ता है। तो अभी हमारी इकोनॉमी 2000 कैपिटल पर कैपिटा जो यूएस डॉलर से उससे थोड़ा ऊपर जा रही है। तो ये जब यूएस में हुआ तो वहाँ का 10 टाइम्स डिस्क्रिशनरी स्पेंड बढ़ा, चाइना में हुआ वहाँ पे बढ़ा। तो ऐसी कोई वजह नहीं है कि इंडिया में जो है वो एंटरटेनमेंट के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करेंगे। लोग हेल्थ पे पैसा खर्च करेंगे, एंटरटेनमेंट में खर्च करेंगे, एंगेजमेंट में खर्च करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी स्पेस है, बट कंपनी सही होनी चाहिए, मॉडल सही होना चाहिए, प्रोडक्ट सही होना चाहिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस होना चाहिए। या यू शुड, यू कैन कम टू एक्सेस डायरेक्ट एनी टाइम। हम कहते हैं नहीं, फिल इट, शट इट एंड फॉरगेट इट। दैट मे नॉट बी ट्रू फॉर इक्विटी इन्वेस्टिंग। इक्विटी में आज कंपनी जो बहुत ग्रेट लगती है, मेरी रिसेंट मेमोरी में है, रिलायंस पावर का पब्लिक इशू आया था, हाँ, जिन्होंने फिल इट, शट इट एंड फॉरगेट इट कर दिया तो वो तो फॉरगेट इट हो गए। तो म्यूचुअल फंड ऐसा प्रोडक्ट है, अगर आप यहाँ पे फिल इट, शट इट एंड फॉरगेट इट करते हैं तो फंड मैनेजर आपके लिए वो काम कर रहा है। कब किस स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करना है, कब उसमें से विड्रॉ करना है, वो कंटिन्यूसली आपके लिए 24 आवर प्रोफेशनल आपके लिए काम कर रहा है। तो म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए जो पैसा लगा के, जिनके पास टाइम, समय नहीं है और नॉलेज नहीं है, उनके लिए म्यूचुअल फंड एक सही विकल्प है, जो लंबे समय के लिए पैसा लगाना चाहते हैं और मार्केट ओरिएंटेड रिटर्न चाहते हैं। एक बात सिर्फ मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा, जिन सेक्टर्स की आपने बात की उनमें ज़्यादातर कंपनियां जो इस समय बहुत तेज़ रफ्तार से ग्रो कर रही हैं और बड़ा मार्केट शेयर हासिल कर रही हैं, ज़्यादातर वो लिस्टेड नहीं है। तो जो लिस्टेड यूनिवर्स में आप कोई कंपनी चुनते हैं, एक थीम जो आपने सुन रखी है उसके बिना पे, तो ये देखिए कि क्या वाकई में ये कंपनी भी वैसी ग्रोथ दिखा रही है क्या या नहीं। क्योंकि जब ऐसा फैशन चलता है तो बहुत सारी कंपनीज कहती है कि हम भी एक बिज़नेस कर रहे हैं, हम भी अब ऑनलाइन रिटेल कर रहे हैं, जो पहले कभी नहीं करते थे। तो वाकई में कर रहे हैं, वाकई में उनका बिज़नेस है, वो उनके मुनाफे में रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो वही पैसा लगाएं।